अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। आशीष कुमार सिंह बताएंगे पाकिस्तान के साथ रद्द हो सकती है बातचीत, अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने की पाकिस्तान की जिद से बिगड़ी बात। अंकित गुप्ता बताएंगे केजरीवाल के एक और विधायक पहुंचे हवालात, एनडीएमसी कर्मचारी से मारपीट के आरोप में दिल्ली कैंट के विधायक सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार। सरोज सिंह के साथ देखेंगे शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के दस्तखत वाले लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक पर सीबीएसई ने मंत्री से मांगी माफी। और जावेद मंसूरी बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा, जावड़ेकर बोले जीत की दिवाली मनाएंगे। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान से इस स्तर की बातचीत रद्द कर सकता है भारत, हुर्रियत नेताओं से मिलने पर अड़े पाकिस्तान को भारत ने दी सीधी चेतावनी। पाकिस्तान के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। इसकी वजह पाकिस्तान का अड़ियल रवैया है। पाकिस्तान एनएस स्तर की बातचीत होने से पहले अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने पर अड़ा है। बातचीत में वो कश्मीर मुद्दे को शामिल करने की बात पर भी लगातार कर रहा है, जबकि भारत पाकिस्तान से दो टूक कह चुका है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में तीसरा पक्ष उसे बिल्कुल मंजूर नहीं, लिहाजा बात होने से पहले पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात न करे। भारत की तरफ से साफ किया जा चुका है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, क्योंकि ऊफा में दोनों देशों के बीच इसी बात पर सहमति बनी थी। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत बातचीत करेगा, या निश्चित स्तर की जो बातचीत होगी वह टेरर के मुद्दे पर होगी, टॉक ऑन टेरर। भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में बातचीत सोमवार को तय है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भारत सख्ती दिखाते हुए उसके साथ होने वाली इस बातचीत को रद्द कर सकता है। एनएसए स्तर की बातचीत से पहले भारत ने पाकिस्तान से कहा ठीक नहीं होगा सरताज अजीज का हुर्रियत नेताओं से मिलना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ऊफा समझौते के खिलाफ होगी ऐसी मुलाकात। भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है, जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया था। 10 जुलाई को रूस के ऊफा शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत का फैसला हुआ था। एनएसए की बातचीत से पहले पाकिस्तान का अड़ियल रवैया, कहा सरताज अजीज दिल्ली तो आएंगे लेकिन भारत की शर्तों पर नहीं। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने पीटीआई से कहा है कि भारत पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकता। भारत का कहना है कि एनएसए बातचीत से पहले सरताज अजीज का अलगाववादी नेताओं से मिलना ठीक नहीं होगा। भारत ये भी चाहता है कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही हो, जैसा कि ऊफा में तय हुआ था, लेकिन पाकिस्तान दोनों ही बातें मानने को तैयार नहीं है। वो एनएसए बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करने और चर्चा में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर अड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ये भी आरोप लगा रहा है कि दोनों देशों के एनएसए स्तरीय बातचीत से पहले भारत भागने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का ऐलान, रविवार शाम 6 बजे करेंगे पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से मुलाकात, कश्मीर के मुद्दे पर करेंगे बात। द डे आफ्टर टुमारो, परसों रात के 6 बजे रिसेप्शन है पाकिस्तान हाउस में। कल मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हम पहले भी जा रहे थे, पहले भी जाते थे और अब कल भी जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई शर्त रखी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, सॉवरन कंट्री है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लाइन अपनाई है सुबह मॉर्निंग से, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, तो उन्होंने कहा कि 2 ही ऑप्शन, या तो वो हुर्रियत से बात करें या एनएसए टॉक्स हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा हमेशा सपोर्टर रहा है और वो एक पार्टी है। हालांकि भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि अलगाववादी नेताओं को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। एनएसए बातचीत से पहले बिगड़ते माहौल पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा अपना मजाक बनवा रही है मोदी सरकार। पूछा किसके दबाव में हो रही है बातचीत। ऊफा में बातचीत प्रधानमंत्री जी और वहां के प्रधानमंत्री से हुआ, वहां से लेके और एनएसए की टॉक में कौन से ग्राउंड तैयार किए गए? क्या यही ग्राउंड किए गए कि पंजाब में आतंकी होंगे,
कि आतंकी हमले होंगे, क्या हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, हमारी महिलाएं और बच्चों की मौतें बॉर्डर पे होते रहेंगी। गुरदासपुर की घटना हो, उधमपुर की घटना हो, पाकिस्तान का हुर्रियत को और अलगाववादियों को संदेश देना या न्योता देना चाय के लिए, इस सब से ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान बातचीत नहीं चाहता। और इसलिए बुनियादी सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री जी, आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं कि आप पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए इतने उत्सुक हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी पहले कहती थी कि पाक समर्थित आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर भला इतने बिगड़े माहौल में बातचीत क्यों की जा रही है? एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। अजीत डोभाल की पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात से पहले उन्हें दी आतंकी नवेद के बारे में पूरी जानकारी। एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बताया कि अब तक उन्हें आतंकी नवेद से क्या-क्या जानकारियां मिली हैं। उन्होंने डोभाल को यह भी बताया कि नवेद के पाकिस्तानी होने के क्या-क्या पुख्ता सबूत भारत के पास हैं। अब तक सामने आई खबरों के मुताबिक नवेद ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वो फैसलाबाद का रहने वाला है। उसने ये भी माना है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में उसे 4 बार ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें आईएसआई के लोग और हाफिज सईद भी आते थे। अजीत डोभाल ये तमाम जानकारियां पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं। आतंकी नवेद को 5 अगस्त को उधमपुर से जिंदा पकड़ा गया था। 24 अगस्त को उसकी जम्मू कोर्ट में पेशी होनी है। जेल से छूटेगा अलगाववादी नेता मसरत आलम, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द की हिरासत। मसरत आलम को इसी साल 17 अप्रैल को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मसरत आलम को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मसरत पर जो जन सुरक्षा का कानून लगाया गया है वो गलत है, इसलिए उसकी रिहाई होनी चाहिए। मसरत आलम पर यह फैसला हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को ही रिजर्व कर लिया था। अलगाववादी नेता मसरत आलम फिलहाल जम्मू कश्मीर की कोट भलवाल जेल में बंद है, जिसको जल्द ही रिहा किया जाएगा। दिल्ली में गिरफ्तार हुए केजरीवाल के एक और विधायक, आम आदमी पार्टी विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने एनडीएमसी कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने विधायक की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि मोदी का नया मंत्र भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, देशभक्तों को सताएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की कथित दस्तखत वाली एक ऐसी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें स्पेलिंग में गलतियां हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के इस कथित लेटरहेड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस लेटरहेड में हिंदी और अंग्रेजी में स्पेलिंग की गलतियां दिखाई दे रही हैं। हिंदी में संसाधन और अंग्रेजी में मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इन गलतियों पर लाल निशान भी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री के नाम में भी गलती है। इसमें ईरानी की जगह ईरानी लिखा गया है। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के कथित दस्तखत वाली ये चिट्ठी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दुर्ग की एक महिला टीचर ने लेटरहेड पर गलतियां देखी तो लाल पेन से उस पर निशान लगाकर उसकी कॉपी स्मृति ईरानी को वापस भेज दी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पेलिंग में गलती वाले कथित लेटरहेड के मुद्दे पर दी है ट्विटर के जरिए सफाई। स्मृति ईरानी का कहना है कि वो हिंदी में अपने नाम की स्पेलिंग में किसी तरह की गलती नहीं कर सकती। स्मृति ईरानी ने इस मामले में अपना पक्ष सौरभ राय नाम के एक शख्स से ट्विटर पर हुए सवाल जवाब में रखा है। सौरभ राय ने गलत स्पेलिंग वाला लेटरहेड स्मृति ईरानी को ट्विटर पर भेजते हुए लिखा, न अनपढ़ रहे न काबिल हुए, खामखा देश पे बोझ बने। स्मृति ईरानी मैम, क्या ये आपका लेटरहेड है? इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने लिखा, नहीं ऐसा नहीं है सौरभ, मैं हिंदी में अपने नाम की स्पेलिंग में गलती नहीं कर सकती। मैंने संबंधित संस्था से स्पष्टीकरण देने को कहा है। सीबीएसई ने स्मृति ईरानी से लेटर हेड कांड पर माफी मांग ली है। स्मृति ने फिर पूछा है कि इसका जिम्मेदार शख्स कौन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बीजेपी ने बिहार में किया जीत की दिवाली मनाने का ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा,
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले, जीत की दिवाली मनेगी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना है, लेकिन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संकेत दिए हैं कि दिवाली से पहले वहां चुनाव खत्म हो जाएंगे। गया में जावड़ेकर ने यह भी दावा किया कि बीजेपी बिहार में जीत की दिवाली मनाएगी। कुल मिला के बिहार के चुनाव का आगाज तो हो चुका है, लेकिन घोषणा बाकी है। सितंबर के पहले सप्ताह में घोषणा होगी ऐसा लगता है, और जैसे भी सितंबर के आखिर से अक्टूबर तक होगा, लेकिन दीपावली में यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। बिहार में नीतीश के महागठबंधन और बीजेपी के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पटना में लिफ्ट में फंसने पर लालू ने कसा तंज, अमित शाह को कहा मोटा। गुरुवार देर रात अमित शाह पटना के स्टेट गेस्ट हाउस की इसी लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे। अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अमित शाह को मोटा कहकर मजाक उड़ाया है। कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे, लिफ्ट में 1 घंटा ले। इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं बड़का भारी मार्गदर्शक। पटना गेस्ट हाउस में लिफ्ट में अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सचिव नागेंद्र और पार्टी महासचिव सौदान सिंह के अलावा कुछ सीआरपीएफ के जवान भी थे। अमित शाह गेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर ठहरे थे। उन्होंने जैसे ही लिफ्ट का बटन पिक करने के लिए दबाया, अचानक बीच में ही लिफ्ट रुक गई और मेटल का दरवाजा जाम हो गया। अमित शाह शुक्रवार की सुबह की फ्लाइट से दिल्ली आ गए, लेकिन आधी रात में लिफ्ट में फंसने की चर्चा बिहार में अब भी हो रही है। रेप वाले बयान पर मुश्किल में घिर गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव। यूपी की महोबा कोर्ट ने मुलायम को तलब किया है। गैंगरेप पर मुलायम के विवादित बयान पर महोबा की कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुलायम को 16 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। मुलायम सिंह जी जो महिला के विरुद्ध जो बयान दिए थे, उसमें हमारी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान दिया गया। रेप पर जिस बयान को लेकर मुलायम को कोर्ट ने तलब किया है, वो बयान उन्होंने 18 अगस्त को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। किया और 4 को ना बैठा दी और 4 को रेप कर दिया। कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। रेप पर मुलायम सिंह यादव पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि लड़कों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो क्या इसके लिए उन्हें मौत की सजा दे दी जाए? ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर वडोदरा में पाटीदार समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। वडोदरा के नौलखी मैदान से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक निकाली रैली। सुबह 11 बजे जो रैली की शुरुआत हुई, वह दिन में 1 बजे के करीब यहाँ वडोदरा के इस कलेक्टर ऑफिस पर आकर खत्म हुई। दरअसल पिछले महीने की 6 जुलाई को ये आंदोलन गुजरात के महिसाणा जिले से शुरू हुआ था, जो कि एक के बाद एक तमाम शहरों में हो रहा है। इस तरह की रैलियां निकल रही हैं। अब 25 अगस्त को अहमदाबाद में एक महारैली होने वाली है पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की तरफ से, जिसके संयोजक की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि वो रैली 25 लाख लोगों की होगी। और इसी के साथ ये आंदोलन उग्र भी बनता जा रहा है, जिसमें कि अब नेता ये तक कहने लगे हैं कि अगर पाटीदारों को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो सरकार भी गिरा सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कि 1985 में कांग्रेस को झेलना पड़ा था लोगों का रोष। समाज सेवी अन्ना हजारे को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। धमकियां मिलने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने किया फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अन्ना हजारे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला उनकी सुरक्षा का ऑडिट करने के बाद किया गया है। पिछले दिनों अन्ना हजारे को कई ऐसी चिट्ठियां मिली थी जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। एक चिट्ठी में कहा गया था कि उनका वही हाल किया जाएगा जो अंधविश्वास विरोधी एक्टिविस्ट नरेंद्र दाभोलकर का हुआ था। एक और चिट्ठी में लिखा था कि अगर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से खुद को पूरी तरह अलग नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अरे जो करना वो करो, अन्ना हजारे उससे नहीं डरेगा, अन्ना रुकेगा। शरीर में प्राण है तब तक समाज और देश की सेवा करते रहूंगा।
देश में आसमान पर पहुंचे अरहर की दाल के दाम। अरहर के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश के थोक बाजार में भी कीमत 130 रुपए किलो तक पहुंची। मध्य प्रदेश में देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में अरहर की कीमत आमतौर पर कम रहती है, लेकिन यहां फसल पर खराब मौसम की ऐसी मार हुई है कि देश भर में अरहर की कीमतें एकाएक बढ़ गई हैं। भोपाल के थोक बाजार में ही अरहर 130 रुपए किलो बिक रही है। जानकारों का मानना है कि अरहर की दाल के दाम तभी संभलेंगे जब मध्य प्रदेश में दिसंबर में, कर्नाटक में नवंबर में और महाराष्ट्र में अक्टूबर में अरहर की नई फसल आएगी। साफ है कि बाजारों में दाल की नई फसल आने तक अरहर की कीमत कम होने की गुंजाइश कम ही दिख रही है। जी देवी पहले कभी नहीं देखी, क्या तुअर का स्टॉक कम हो गया। आने वाली फसल महाराष्ट्र में पानी कम होने की वजह से आने वाली फसल कमजोर होती रही, इस कारण भाव इतने तेजी से बढ़ गए। अरहर की दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार दूसरे देशों से दाल का आयात करने पर विचार कर रही है। दिल्ली के खुदरा बाजारों में अच्छी क्वालिटी का प्याज 60 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम द्वारका के एक खुदरा बाजार में है सब्जियों के, और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का प्याज जो है, जो इस वक्त आप अपने टीवी सेट्स पे देख रहे हैं, ये प्याज 60 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है। 50 रुपए प्याज जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके का प्याज, इस तरीके का प्याज जो है, इतना छोटा प्याज, और इस स्तर का प्याज जो है वो 50 रुपए मिल रहा है। और जो जिन प्याज की क्वालिटी अच्छी है, इस तरीके का प्याज जो है वो 60 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि अगर हम आपको दिखा सकें, छोटे छोटे जो प्याज हैं जिनकी क्वालिटी और भी खराब है, वो भी 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के मंडियों में जिस तरीके से प्याज के दाम बढ़े, हालांकि उसका असर आज दिल्ली के बाजारों पर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आज खुदरा बाजारों में जो प्याज मिल रहा है या बिक रहा है, उसकी खरीदारी दुकानदारों ने कल कर ली थी। तो अब जो प्याज आएगा वो बढ़कर आएगा, उसका असर अब आगे देखने को मिलेगा। दिल्ली में डेंगू ने फिर पसारे पैर, मरीजों में लगातार इजाफा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर भी डेंगू की चपेट में। दिल्ली में डेंगू एक बार फिर डराने लगा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अफसरों के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर अतीक अहमद को भी डेंगू होने की बात सामने आई है। अहमद इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। डेंगू के आंकड़े इस बार अनयूजुअली ज़्यादा बढ़े हैं। पिछले 5 सालों में इतने केसेस नहीं हुए थे जितने इस साल हुए हैं इस वक्त तक। हालांकि दिल्ली नगर निगम डेंगू की रोकथाम की पूरी तैयारी होने का दावा कर रहा है। हमारी भी आपको सलाह है कि डेंगू से बचने के लिए घर में कहीं भी पानी न जमा होने दें और मच्छरों से बचने के इंतजाम रखें। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां की एक और मुश्किल। राधे मां की भक्त रह चुकी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने मुंबई पुलिस से की राधे मां की शिकायत, कई संगीन आरोप लगाए। डॉली बिंद्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया गया है, राधे मां के बेटे ने मेरे सामने कपड़े उतारे। राधे मां के कहने पर बहुओं ने मेरा यौन शोषण किया। राधे मां के कहने पर बहुओं ने अपने साथ अश्लील डांस करने पर मजबूर किया। राधे मां ने मुझसे किसी और से शारीरिक संबंध बनाने को कहा। राधे मां के कहने पर टल्ली बाबा ने मेरे साथ अश्लील हरकत की। कुछ दिन पहले ही डॉली बिंद्रा ने राधे मां से जान के खतरे की शिकायत की थी। डॉली बिंद्रा के इन आरोपों पर राधे मां का पक्ष नहीं आया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पति से तंग आकर पत्नी ने की पति की हत्या, हत्या के बाद घर में ही दफन की बॉडी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की किशन विहार कॉलोनी का ये वही घर है जहां पर 15 अगस्त की रात को सीमा नाम की महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद घर में ही बने पानी के सीवर में अपने पति की बॉडी को डालकर ऊपर से सीमेंट से चिनाई करवा दी, जिसके बाद वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई और अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और उस सीवर से पति की बॉडी को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। महिला ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसका पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था, जिससे तंग आकर महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया है। असम में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से राज्य के 13 जिले बाढ़ में डूबे। असम सरकार ने मदद के लिए सेना बुलाई। असम में लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। धीमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर समेत असम के 13 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। करीब 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण लोगों तक खाने पीने की चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज करने के लिए
असम सरकार ने सेना बुलाई है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत तमाम प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। कोलंबो टेस्ट में भारत की पहली पारी 393 पर खत्म। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बनाए 3 विकेट पर 140 रन। आखिरी टेस्ट खेल रहे संगकारा सस्ते में आउट। कोलंबो में आखिरी टेस्ट खेल रहे कुमार संगकारा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। संगकारा ने 32 रन बनाए। जैसे ही संगकारा मैदान में आए और गए, उनका खूब अभिवादन हुआ। भारत के 393 रन के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 3 विकेट पर 140 रन बना दिए। इससे पहले टेस्ट के दूसरे दिन साहा टीम का सहारा बने। पहले दिन 319 पर भारत के 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन साहा टेल को साथ लेकर आगे बढ़े, अर्धशतक लगाया और स्कोर को 393 तक पहुंचा दिया। हालांकि 303 रन के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत खास नहीं हुई है। उसके 3 विकेट गिर गए हैं और वो भारत से अब भी 253 रन पीछे है। अमेरिका के अटलांटा में विमान पर आसमान से गिरी बिजली, कैमरे में दर्ज हुआ पूरा वाकया। एयरपोर्ट पर खड़े विमान पर बिजली गिरने का ये वीडियो अमेरिका के अटलांटा का है। अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बिजली गिरने से विमान को काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बिजली गिरने के बावजूद विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विमान पर आसमान से बिजली गिरने की ये तस्वीरें जैक पर्किंस नाम के एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। जैक उस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े विमानों का वीडियो बना रहा था, तभी संयोग से बिजली गिरने का ये पूरा वाकया उसके कैमरे में कैद हो गया। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बातचीत? आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह का आखिर क्या होगा? और कोलंबो टेस्ट में क्या भारत को मिलेगी बढ़त?